तो ये कास्ट एनालिसिस के ऊपर एक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें कास्ट के रिलेटेड देखेंगे कि वो क्या होती हैं, उनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, उनको बनाते कैसे हैं, उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी किस तरह होनी चाहिए और उनके ऊपर आप डिफरेंट एनालिसिस और डिफरेंट चीज़ें किस तरह और कैसे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपकी जो डेंटल कास्ट्स हैं वो क्या होती हैं। तो बेसिकली वो आपके पेशेंट के टीथ और उनके सराउंडिंग जो टिश्यूज़ हैं जिसमें फ्री ना आ जाएंगे और बाकी चीज़ें, तो उनकी पॉजिटिव रिप्रोडक्शन है, यानी सेम टू सेम उसका रेप्लिका है, आप ये कह लें पॉजिटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है। जबकि जो इम्प्रेशन होता है वो आप इस तरह याद रख लें कि वो एक नेगेटिव रेप्लिका होता है आपके जो टिश्यूज़ हैं उनका और दांतों का। तो हमारा जो डेंटल कास्ट है वो बेसिकली हमारे डेंटल इम्प्रेशन से बनाई जाती हैं। तो यानी हम डेंटल इम्प्रेशन के अंदर पेशेंट का नेगेटिव रेप्लिका रिकॉर्ड करते हैं और उसको फिर पोर करके जो स्टोन के अंदर हमारी कास्ट बनती है वो पेशेंट के दांतों और सराउंडिंग टिश्यूज़ का पॉजिटिव रेप्लिका होता है। अब इसके डिफरेंट यूजेस हैं जिसमें जो चांदे की यहाँ पे लिखे हैं वो ये हैं कि इन पे डायग्नोस्टिक स्टडीज़ की जा सकती हैं और डिफरेंट जो प्रोस्थेसिस हैं वो इनके ऊपर बनाई जा सकती हैं, अप्लायंसेस बनाई जा सकती हैं। अगर ऑर्थो से रिलेटेड ही बात करें तो आप फॉर एग्जांपल ग्रोथ मॉडिफिकेशन का पेशेंट है तो आप उसकी कास्ट की यूज़ करते हुए कोई उसकी अप्लायंस जैसे कि ट्विन ब्लॉक है वो फैब्रिकेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारी चीज़ है कि डेंटल कास्ट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो कास्ट का जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि एक वो 3 डायमेंशनल स्टडी जो है वो डेंटिशन की अलाउ करती है। यानी आप इंट्राओरली पेशेंट को अगर आप एग्जामिन करना चाहें तो सिर्फ फ्रंटल ही आप समझें एक व्यू है, या चीक अगर आप रिट्रैक्ट कर लेते हैं ज़्यादा तो थोड़ा सा लेटरल साइड से आप उसकी डेंटिशन को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप कास्ट्स के ऊपर स्टडी करें तो आप उसको 3 डायमेंशनली जिस तरह मर्ज़ी देख सकते हैं। यानी आप लिंगुअल साइड से भी देख सकते हैं और मतलब आप जिस तरह भी कास्ट को इजीली मैनिपुलेट करें तो हर दांत को हर एंगल से देखा जा सकता है इजीली। फिर यह है कि हेल्प्स द पेशेंट विजुअलाइज हिज और हर प्रॉब्लम्स। तो आप वही कास्ट पेशेंट को दिखा के तो उसको भी उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो समझा सकते हैं कि आपका दांत यहाँ पे इस तरह रोटेटेड पड़ा हुआ है, या यहाँ पे 2 दांतों के दरम्यान में स्पेसिंग है, या यहाँ पे क्राउडिंग है। ऑर्थो से रिलेटेड ही मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ। तो मतलब इस तरह की डिफरेंट चीज़ें जो पेशेंट को वैसे अपने मुंह के अंदर नज़र नहीं आएंगी वो आप उसको कास्ट के ऊपर बता और समझा सकते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है आर इम्पॉर्टेंट इन कंपेयरिंग द पोस्ट ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट चेंजेस विद दैट ऑफ द प्री ट्रीटमेंट कंडीशन। यानी आपने ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले एक इम्प्रेशन लिया, उसकी कास्ट बना ली। अब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप इम्प्रेशन लेके कास्ट बना लें, या फाइनल ट्रीटमेंट जब कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आप एक कास्ट बना लें। तो आप पेशेंट को भी इजीली ये दिखा सकते हैं कि आपकी ट्रीटमेंट के बाद उसकी जो मॉर्फोलॉजी है दांतों की उसमें क्या चेंज आ रही है, और आप ख़ुद भी कंपेयर कर सकते हैं कि इनिशियली उसकी दांतों की पोजीशन क्या थी और इवेंचुअली उसके दांतों की पोजीशन कहाँ पे चेंज हो रही है। और फिर ये दे प्रोवाइड अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द इंटरकस्पेशन ऑफ टीथ। यानी ये है कि वो डिफॉर्म नहीं होता जो आपका प्लास्टर है, और वो परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा कि जो आपकी पेशेंट के दांतों की इंटरकस्पेशन है उसका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। और उसके ऊपर आप डिफरेंट अप्लायंसेस बना सकते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि ऑर्थो से रिलेटेड है तो आप कोई अप्लायंसेस बना सकते हैं, वरना आप उसके ऊपर डेंचर्स बना सकते हैं, क्राउन्स बना सकते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। फिर इसी तरह जहाँ इसके एडवांटेजेस हैं वहाँ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक तो ये है कि ये फ़िज़िकल स्पेस लेती है आपकी जो कास्ट है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर एक बिग सेटअप चला रहे हैं जिसमें मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं तो आप क्या जो हर पेशेंट की 1 या 2 कास्ट अगर आप बना के रखते हैं तो उसको स्पेस चाहिए और आपके लिए वो मतलब मैनेजमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। अब इसी का कंपैरिजन अगर आप जो आप कह रहे हैं 3D स्कैनिंग है उससे कर लें तो उसमें यह है कि आपको एक ही कंप्यूटर चाहिए और उसके ऊपर आपकी सारी जो स्कैन है वो आ जाएगा और कोई फ़िज़िकल स्पेस नहीं आपकी टेकअप हो रही उस कंडीशन के अंदर। फिर सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये प्रोन टू ब्रेकेज है। अगर हाथ से गिर जाती हैं या समटाइम्स जब आप इम्प्रेशन में से निकाल रहे होते हैं तो भी कोई दांत अगर ज़्यादा प्रोक्लाइंड या इस तरह का पड़ा हो ऑकवर्ड पोजीशन में तो उसके भी ब्रेकेज के चांसेस होते हैं।
हाँ, फिर थर्ड जो डिसएडवांटेज है इसका है वो ये है कि ओरल कैविटी के जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उसके बारे में ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ये सिर्फ जो हार्ड टिश्यूज़ हैं उन्हीं की मॉर्फोलॉजी बता रही होती है। और जो फाइनल उसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि मॉडर्न जो हमारी 3D स्कैनिंग अब आजकल हो रही हैं उसके कंपैरेटिवली एक तो ये है कि कास्ट्स के लिए आपको इम्प्रेशन लेना पड़ता है, पेशेंट के लिए इम्प्रेशन जो है वो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है। और दूसरा जो पहले भी डिस्कस हुआ कि वो फिज़िकल स्पेस लेते हैं, तो जो हमारी 3 डायमेंशनल स्कैनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता आप ये कह सकते हैं कि जो कास्ट्स हैं उसको ओवरटेक कर लेंगी। अब फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाएगा वो ये है कि कास्ट आप बनाते कैसे हैं। तो उसके लिए हमने पहले देखा कि हमें एक इम्प्रेशन लेना पड़ता है। तो जब हम एक इम्प्रेशन में पेशेंट के जो टिश्यूज़ हैं उसका नेगेटिव रेप्लिका ले लेते हैं तो उसके अंदर हम हार्ड प्लास्टर को क्रीमी मिक्सचर बना के तो फ्लो करवा देते हैं। और उसमें ऑब्वियसली उसकी डिटेल्स हैं आगे कि आप उसको टैप करते हैं ताकि उसके अंदर बबल्स ना आ जाएं। तो वो जब हार्ड हो जाता है तो आप फिर उसको रिमूव कर लेते हैं और वो आपका जो कास्ट बनती है हार्ड प्लास्टर की वो आपकी फिर जो पॉजिटिव रेप्लिका दे रही होती है आपके टिश्यूज़ का वो बन जाती है। तो वो बेसिकली आपकी कास्ट फॉर्मेशन की के स्टेप्स हैं, आप ऐसे कह रहे हैं। अब जब आपके पास कास्ट्स बन गई हैं अपर और लोअर दांतों की, तो उसके बाद उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए बेसिकली हम उसकी एक बेस बनाते हैं। और बेस बनाने के लिए हमारे पास मोस्ट कॉमनली रबर के बेस फॉर्मर्स होते हैं। तो रबर के बेस फॉर्मर्स की बेसिकली एक शेप बनी होती है और उसके अंदर हम जो है वो सॉफ्ट प्लास्टर यूजुअली यूज़ करते हैं और उसको थिन सा बना के तो उसके अंदर प्लेस कर देते हैं जो बेस फॉर्मर होता है हमारा, और उसको अच्छे से टैप कर लेते हैं ताकि कोई बबल्स वगैरह ना रह जाए। और उसके ऊपर हम जो हमारी ट्रिम्ड कास्ट है जो स्टेप 2 आ रहा है यहाँ पे, तो वो उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। और ये देख लेते हैं कि जो आपके बेस फॉर्मर का सेंटर है वो और कास्ट का जो आपका सेंटर है वो अलाइंड हो। और बस उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने उसको ज़्यादा नीचे पुश नहीं करना कि आपके जो स्ट्रक्चर्स रिकॉर्ड हुए हुए हैं या फ्रीनाएँ हो सकती हैं दोनों साइड्स की, और लेबियल फ्रीनम हो सकती है, और जो दूसरे भी सॉफ्ट मतलब जो बाकी स्ट्रक्चर हैं आपके वो सॉफ्ट प्लास्टर के अंदर ना चले जाएं। तो आपने उसको ज़्यादा नीचे की तरफ पुश नहीं करना। और फोर्थ स्टेज है कि जब आप रख दें उसको अपने सॉफ्ट प्लास्टर के ऊपर बेस फॉर्मर के अंदर, तो फिर आपने ये देख लेना है कि एक्लूजल सरफेस जो है वो आपका बॉटम ऑफ द बेस फॉर्मर या फ्लोर कह लें आप, उसके पैरेलल होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस एक तरफ से ज़्यादा नीचे की तरफ है और आगे की तरफ से या आप कह लें दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ है। यानी जो आपका एक्लूजल सरफेस है वो पैरेलल होना चाहिए फ्लोर के। और फिर जब आप बेस बना लेंगे तो उस बेस में से आप उसको रबर का होता है वो बेस फॉर्मर, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करके तो जब प्लास्टर हार्ड हो जाता है तो बाहर निकाल लेते हैं। फिर जिस तरह आप कास्ट बनाते हैं तो उसको ट्रिम करते हैं, एक्सेस जो प्लास्टर है उसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरह जो आपकी बेस बन जाती है आपने उसको भी ट्रिम करना होता है। अब जब इम्प्रेशन और बेस आपकी बन जाएगी तो उसके दो पोर्शंस होंगे बेसिकली। एक आपका एनाटॉमिकल पोर्शन होगा, तो एनाटॉमिक पोर्शन आपका वो वाला पोर्शन है जिसमें आपके जो दांत हैं और स्ट्रक्चर जो इम्प्रेशन में रिकॉर्ड हुए थे वो शो हो रहे हैं, यानी वो नज़र आ रहे हैं। और आर्टिस्टिक पोर्शन बेसिकली वो सारा स्टोन बेस है जिसने आपके एनाटॉमिक पोर्शन को सपोर्ट किया हुआ है। तो आपकी जो बेस की ट्रिमिंग है उसका क्राइटेरिया ये है कि इवेंचुअली आपके पास 2/3 एनाटॉमिक पोर्शन बचना चाहिए और 1/3 आपका आर्टिस्टिक पोर्शन होना चाहिए। और जो टोटल आपकी यानी इम्प्रेशन यानी कास्ट प्लस जो बेस होगी उसका 1/3 आपका बेस की थिकनेस होनी चाहिए और 2/3 आपकी एनाटॉमिक थिकनेस होनी चाहिए। और ये बेसिकली थी कि बेस की थिकनेस क्या होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि आपने पोस्टीरियरली किस तरह उसको ट्रिम करना है। तो अगर आप सेंटर लाइन उसकी जहाँ पे सूचर होता है वो मार्क कर लें और इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन पोस्टीरियर साइड पर ड्रॉ कर लें, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के पैरेलल आपने जो अपनी बेस है उसकी ट्रिमिंग करनी होती है। तो आप ये बेसिकली समझ लें कि ये एस्थेटिक
काम है सारा कि आपका जो कास्ट है वो प्यारा लगना चाहिए। अब इसकी एक दो और फर्दर डिटेल्स हैं, उसको मैं जल्दी जल्दी देख लेता हूँ क्योंकि वो एनालिसिस के अंदर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बेस को इस तरह साइड पर रखें तो ये 60 डिग्रीज़ का एंगल बनना चाहिए, और अगर इस तरह रखें तो आपका 120 डिग्रीज़ का एंगल बनना चाहिए। ये मे बी नेक्स्ट किसी वीडियो में प्रैक्टिकली भी बेस फॉर्मर और बेस बनी हुई तो किसी मॉडल की तो रख के देख लेंगे। हाँ, उसके बाद ये है कि एंट्रो पोस्टीरियरली आपकी ट्रिमिंग कितनी होनी चाहिए। तो पोस्टीरियरली आपका जितना मतलब जितना मैंडिबुलर की बेस आपकी ट्रिम हुई है उतनी ही मैक्सिला की बेस आपकी ट्रिम हुई होनी चाहिए। यानी पोस्टीरियरली आपका जो फिनिश है दोनों बेसिस का वो एक ही प्लेन के अंदर होना चाहिए, और इवेंचुअली कुछ इस तरह की एवरेज डायमेंशंस बन जाती हैं आपकी ट्रिमिंग के बाद। अब जब आपने कास्ट अच्छी सी ले ली है और उसकी बेस प्यारी सी बना ली है तो उसके बाद आप उसके ऊपर एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं। तो एनालिसिस के अंदर हम दो तरह की चीज़ें देखेंगे। एक तो ये देखेंगे कि पहले हम कास्ट के ऊपर हमें क्या क्या नज़र आ रहा है, जिसकी ये पूरी एक लिस्ट है, हर चीज़ को एक एक करके देखते हैं, और उसके बाद डिफरेंट एनालिसिस रन किए जाते हैं जिसको हम स्पेस एनालिसिस कहते हैं बेसिकली, तो वो इसके बाद देखेंगे। अब सबसे पहले हम उसके अंदर आर्च फॉर्म चेक करते हैं। तो आर्च फॉर्म तीन तरह की हो सकती है जो आप क्लोजली सरफेस को देख के डिटरमिन करते हैं। पहली आपकी स्क्वेरिश आर्च फॉर्म है, दूसरी टेपरिंग है, तीसरी ओवर्ड है। अब जो आपकी स्क्वेरिश आर्च फॉर्म है ना, उसमें मतलब आर्च फॉर्म डिटरमिन करने के लिए आप तीन चीज़ें देखते हैं। एक आप इंटर कैनाइन विड्थ देखते हैं, फिर आप इंटर प्रीमोलर विड्थ देखते हैं, और फिर फाइनली इंटरमोलर विड्थ देखते हैं। अब जो स्क्वेरिश आपकी आर्च फॉर्म है ना, उसमें ये तीनों विड्थ अप्रॉक्सीमेटली सेम रहेंगी। यानी जिस तरह आप पोस्टीरियर जा रहे हैं अपनी आर्च के ऊपर, आपकी जो ट्रांसवर्स डायमेंशन है उसमें इंक्रीज़ नहीं आ रहा। और इसके साथ ही जो आपके एंटीरियर आप कह लें चार दांत पड़े हैं ना, वो एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं। यानी समझे स्ट्रेट लाइन में आप उनको अगर आप उनके लाइन ऑफ एक्लूजन बनाए तो आप समझें कि वो स्ट्रेट लाइन में आ रहे होंगे। तो ऐसी आर्च को आप कहेंगे कि ये स्क्वेरिश है। सेकंड आपकी आप ओवर्ड को देखें। ओवर्ड में ये है कि जो आपका पोस्टीरियर सेगमेंट है ना, वो इसी तरह है कि आपकी इंटर कैनाइन, इंटर प्रीमोलर और इंटरमोलर विड्थ ऑलमोस्ट सेम रहेगी एज वी गो पोस्टीरियरली। और जो इंटीरियर आपके चार दांत हैं वो कर्व्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, यानी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं पड़े हुए। तो इस तरह की आर्च फॉर्म को आप ओवर्ड कहेंगे। और जो थर्ड आपकी टेपरिंग है, उसका मतलब ये है कि जो जो आप पोस्टीरियर सेगमेंट में जा रहे हैं तो आपकी इंटर कैनाइन विड्थ जो है वो इंटरमोलर विड्थ से कम होगी, और इंटर प्रीमोलर विड्थ से कम होगी, और इंटरमोलर विड्थ जो है वो आपकी इंटर प्रीमोलर विड्थ से ज़्यादा होगी। यानी जो जो आप पीछे जा रहे हैं ये विड्थ इंक्रीज़ होती जा रही हैं। तो इस आर्च फॉर्म को आप टेपरिंग कहते हैं। अब आइडियली ऑर्थो के अंदर ये है कि जिस आर्च फॉर्म में आपका पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, आप जो आर्च वायर यूज़ करते हैं वो उसी फॉर्म की होनी चाहिए। यानी अगर आपके पेशेंट की स्क्वेयरिश आर्च फॉर्म है तो आप जो आर्च वायर यूज़ करेंगे वो भी स्क्वायर शेप की होगी, और जो मतलब बेसिक उसकी नेचुरल मॉर्फोलॉजी है आप उसकी रिस्पेक्ट करते हुए उसी तरह की जो आर्च वायर है वो यूज़ करेंगे। तो ये आपकी थी आर्च फॉर्म से रिलेटेड सारी बात। अब फिर आपकी आर्च सिमेट्री। अब सिमेट्री का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप सेंटर लाइन एक लगा लें जो कि यूजुअली फ्रीनाई से देखी जाती है, अपर में भी लोअर में भी, और अपर में आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होता है कि आप जो सूचरल लाइन है पायलट के ऊपर आप उस पर एक लाइन लगा लें, तो उसके राइट और लेफ़्ट जो दांत हैं उन्होंने एक आप समझ लें इक्वल अमाउंट ऑफ स्पेस यूज़ की हुई होनी चाहिए। तो उसका एक तो आपके पास तरीका है कि फ्रीनाई से देख लें, और दूसरा आपके पास तरीका जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया हुआ है जहाँ पे आपकी सॉफ्ट और हार्ड पैलेट का कनेक्शन आता है, वहाँ पे हार्ड पैलेट पे आप एक पॉइंट ले लें जो सूचर लाइन के ऊपर हो, और एंटीरियरली जो सेकंड रुगाया है उस पर आपने एक पॉइंट ले लेना जो मिड पैलेटल सूचर के ऊपर आ रहा हो। इन दोनों प्लेन्स को अगर आप मिला दें तो इससे आप राइट और लेफ़्ट साइड की सिमेट्री और एसिमेट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। यानी आप आइडियली समझें कि राइट और लेफ़्ट साइड जो है वो मिरर इमेज होनी चाहिए एक दूसरे की। अब इस लाइन के साथ आप दो तरह से जो है वो अपने आर्च की सिमेट्री देख सकते हैं। एक तो आपको एंट्रोपोस्टीरियरली भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि सिमेट्रिक है या नहीं, और दूसरा आपको ट्रांसवर्स सिमेट्री का भी आइडिया हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल लाइन से एक साइड वाले दांत जो हैं वो हम एज्यूम कर लेते हैं 15 मिलीमीटर्स दूर हैं,
दूसरी साइड के फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 7 या 8 मिलीमीटर दूर है, या यानी एक साइड जो है वो आपकी वाइड है, एक साइड आपकी कंस्ट्रिक्टेड है। तो आपको इस लाइन से ये आइडिया हो जाएगा कि कौन सी साइड जो है वो आपकी कल्प्रिट आ रही है, और जो ट्रांसवर्स आपकी एसिमेट्री है वो भी इस लाइन के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं। अब फिर आप आर्च फॉर्म और सिमेट्री जब देख लेंगे तो फिर आप इंडिविजुअल दांतों को चेक करते जाएंगे। उसके अंदर आपने ये चेक कर लेना है कि कितने दांत उसके प्रेजेंट हैं, जो इरप्टेड प्रेजेंट हैं, और कितने उसके मिसिंग हैं, यानी कोई एक्सट्रैक्टेड हैं या इम्पैक्टेड है। तो वो आपने सारी चीज़ें उसके ऊपर चेक कर लेनी है। ऑब्वियसली आप साथ जो दूसरे डिफरेंट डायग्नोस्टिक एड्स हैं वो भी यूज़ कर रहे होंगे साथ, जैसे कि ओपीजी हो गई या डिफरेंट एक्सरेज हैं। अब फिर आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो क्राउडिंग और स्पेसिंग है। तो वो भी आपने आर्च के ऊपर ही चेक कर लेनी है, क्राउडिंग कितनी किस किस सेगमेंट में है और स्पेसिंग किस किस सेगमेंट में है। अब इनके ऊपर डिफरेंट एनालिसिस भी रन किए जाते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फ़िलहाल जो इंडिविजुअल जो टूथ के रिलेशंस और एरर्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो लेबियो वर्जन है। लेबियो वर्जन का बेसिकली मतलब है कि जो अगर आप एक अपनी आर्च फॉर्म की लाइन लगाते हैं, जो आप लाइन ऑफ ऑक्लूजन कह लें बेसिकली, तो अगर उस आर्च या उस लाइन से सारे का सारा दांत आउटवर्ड लेबियली पड़ा हुआ है, तो आप ऐसे दांत की पोजीशन को कहेंगे कि वो लेबियो वर्जन के अंदर है। और इसी तरह अगर वो पोस्टीरियर सेगमेंट्स के अंदर है तो उसको आप बको वर्जन कहते हैं। इसी का ऑपोजिट है कि अगर उस लाइन से पूरे का पूरा दांत आपका, यानी आर्च की जो लाइन है उससे पूरे का पूरा दांत पैलेटली पड़ा हुआ है, तो आप उसको पैलेटो वर्जन कहेंगे। और लोअर के अंदर अगर हम उसको देखें तो उसको लिंगुओ वर्जन कहेंगे। इसी तरह फिर आपका टॉर्सी वर्जन आ जाता है। टॉर्सी वर्जन का मतलब है कि आपका दांत अपने लॉन्ग एक्सिस के अराउंड रोटेट हुआ हुआ है, यानी रोटेटेड टीथ को ऑर्थोडोंटिक टर्म्स के अंदर टॉर्सी वर्जन कहा जाता है। तो आपने ये भी देख लेना है कि आपके कास्ट के ऊपर कितने दांत जो हैं वो रोटेटेड पड़े हुए हैं। अब इसमें क्लिनिकल थोड़ी सी पॉइंट ये है कि जो पोस्टीरियर टूथ होता है, जब उसको डी रोटेट किया जाता है तो हमें स्पेस मिलती है आर्च के अंदर, क्योंकि उसकी जो बकोलिंगुअल डायमेंशन होती है वो मीजियोडिस्टल डायमेंशन से ज़्यादा बड़ी होती है। तो जब वो रोटेट कर जाता है तो उसकी बकोलिंगुअल डायमेंशन क्योंकि बड़ी होती है तो वो ज़्यादा स्पेस ले रहा होता है। तो जब आप उसको डी रोटेट करेंगे तो वो स्पेस देगा हमें। जबकि जो इंटीरियर आपके टीथ होते हैं वो जब रोटेट हो जाते हैं तो थोड़ी स्पेस ले रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी डी रोटेशन के लिए आपको पहले स्पेस बनानी पड़ती है। जिस तरह इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये एक इंटीरियर टूथ है जिसको अगर आप डी रोटेट करना चाहेंगे तो आपको पहले स्पेस बनानी पड़ेगी। फिर आपने देखना है कि सुप्रा वर्जन और इंफ्रा वर्जन तो नहीं है। अब सुप्रा वर्जन बेसिकली ये है कि आपकी जो क्लूजल लेवल है या कोई एक दांत उससे ऊपर या नीचे, आप डिपेंडिंग ऑन कि कौन सी आर्च की बात कर रहे हैं। अब इस पिक्चर के अकॉर्डिंग वो दांत हमारा अक्लूजल प्लेन के नीचे चला गया है, यानी अब अपर की बात हो रही है। तो अक्लूजल प्लेन से ऊपर चला जाए आप बेसिकली कह लें तो सुप्रा वर्जन होगा, और अगर अक्लूजल प्लेन से नीचे रह जाए तो उसको आप इंफ्रा वर्जन कहेंगे। अब फिर आपके रेट्रोक्लाइंट और प्रोक्लाइंट टीथ हैं, तो हर दांत की एक बेसिकली नॉर्मल एंगुलेशन होती है। अब ये इंटीरियर दांतों के लिए यूजुअली यूज़ की जाती है टर्म। और प्रोक्लाइंट का मतलब ये है कि वो आपका दांत आर्च फॉर्म के अंदर तो पड़ा हुआ है, यानी लेबियो वर्जन की तरह नहीं है कि आउटसाइड ऑफ द आर्च पड़ा हुआ है। तो एक तो ये कि वो इन दी आर्च पड़ा हुआ है लेकिन उसकी इंक्लिनेशन ज़्यादा है, वो यानी वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, प्रोट्रूड हुआ हुआ है, तो उसको आप प्रोक्लाइंट कहेंगे। और अगर आर्च के अंदर ही रहते वो ज़्यादा अंदर की तरफ टिल्ट हुआ हुआ है तो उसको फिर आप रेट्रोक्लाइंट कहेंगे। इसी तरह फिर एक चीज़ है होती है आर्च लेंथ, और एक होती है आर्च पेरीमीटर। तो अगर आप आर्च लेंथ की बात करें तो ये वर्टिकल डिस्टेंस है जो हम लेंगे। एक पॉइंट हम ले लेंगे इंटीरियर जो दांत है उनका लेबियल पॉइंट, और एक पॉइंट हम मतलब एक लाइन हम लगा लेंगे मीजियोलिंगुअल कस्प्स होंगे जो फर्स्ट परमानेंट मोलर्स के, वहाँ से दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। अब इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जो हमने मतलब दोनों मोलर्स के मीजियोलिंगुअल कस्प से एक लाइन ड्रॉ किया ना, इसके परपेंडिकुलर एक अगर आप लाइन ड्रॉ करें जो कि इंटीरियर दांतों के इंसाइजर एजेस पे जाकर टच करे, तो ये जितनी लेंथ आ रही है ये आपकी आर्च लेंथ है। जबकि जो
आर्च पेरीमीटर है ना, वो आपका सारे दांतों का जो कॉन्टैक्ट बन रहा है, या जिसको आप जिस तरह लाइन ऑफ एक्लूजन बनाते हैं, वो सारा आपका आर्च पेरीमीटर होता है। तो आर्च पेरीमीटर जो है वो बेसिकली हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम मीजियल कॉन्टैक्ट ऑफ परमानेंट मोलर ऑन वन साइड टू द मीजियल कॉन्टैक्ट ऑफ परमानेंट मोलर ऑन द अदर साइड विद द लाइन कनेक्टिंग द बक्कल और इंसाइजर टिप पॉइंट्स इन द इंटरवीनिंग टीथ। यानी जितने भी दांत आ रहे हैं उनकी बक्कल टिप्स और इंटीरियर्स के इंसाइजर एजेस से अगर आप लाइन पास करें तो ये जो टोटल डिस्टेंस आपके पास आएगा 6 के मीजियल से लेके 6 के मीजियल तक। जो डायग्राम है वो ऑपोजिट है, वो 6 के डिस्टल लिया हुआ है, लेकिन 6 के मीजियल तक आप लेंगे तो इसको आप कहेंगे कि ये आपका आर्च पेरीमीटर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है आर्च लेंथ और आर्च पेरीमीटर के अंदर। फिर आपकी एक इंडेक्स आ जाता है पैलेटल हाइट इंडेक्स। तो आप एक पैलेटल हाइट बेसिकली आपने मेजर करनी है इसके अंदर, और उसके अंदर वो एक इंडेक्स बताएगा जिसके मतलब रिलेटिवली आपको नॉर्मल और डीप और शैलो पैलेट का पता चलेगा। तो अगर आप पोस्टीरियर साइड पर मोलर्स, जो फर्स्ट मोलर्स हैं, उनके क्रूजल सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर लें इमेजिनरी, और उसके परपेंडिकुलर एक लाइन जो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैलेट को जाके टच करे वो ड्रॉ कर लें। तो ये जो सेकंड आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है जो यहाँ पे रेड में शो हुई है, ये आपकी बेसिकली पैलेटल हाइट है। अब अगर आपने पैलेटल हाइट इंडेक्स फाइंड करना है तो आप पैलेटल हाइट फाइंड कर लें, उसको पोस्टीरियर आर्च विड्थ से मेजर कर दें, से डिवाइड कर दें, सॉरी। पोस्टीरियर आर्च विड्थ आपकी है कि दोनों मोलर्स के दरमियान का आपका डिस्टेंस कितना है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नॉर्मली आपके पास 42% आएगा। अब अगर आपका 42% से ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो पैलेटल हाइट है वो डीप है, यानी आप डीप उसको वॉल्ट कहेंगे ऑफ द पैलेट। तो उसकी डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें से एक एग्जांपल आप ये समझ लें कि जो आपके पास एडिनॉइड्स के पेशेंट होते हैं, माउथ ब्रीजर्स होते हैं, उसमें अपर आर्च थोड़ी सी कंस्ट्रिक्टेड होती है और जो वॉल्ट होता है वो डीप होता है पैलेट का। तो उसके अंदर ये जो इंडेक्स है इसमें आपकी वैल्यू 42% से ज़्यादा आ रही होगी। अब इसके बाद जो हमारे डिफरेंट एनालिसिस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी है, बोल्ट-ऑन एनालिसिस है और डिफरेंट मिक्स्ड कंडीशन की एनालिसिस है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।